हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस में धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आपके हिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, और यहाँ जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सब चैप्टर वाइज कराया जा रहे हैं। इसलिए एक एक वीडियो के एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखें, बिल्कुल भी क्वेश्चन को स्किप ना करें, है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस वर्ष कंपनी के एजेंट मद्रास में बस गए थे। तो याद रखिएगा वह वर्ष जब कंपनी के एजेंट मद्रास में बसे थे वह वर्ष था 1639, और 1639 ईस्वी के बाद दिखे है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भारत में जिस वर्ष कंपनी के एजेंट मद्रास में बसे थे वह वर्ष था 1939। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी से पूर्व औपनिवेशिक काल में मुगल शासकों द्वारा बसाए गए शहर थे। तो 16वीं और 17वीं शताब्दी से पूर्व औपनिवेशिक काल में मुगलों द्वारा बसाए गए जो शहर थे वो कौन थे। तो याद रखिएगा वो आगरा भी था, दिल्ली भी था और लाहौर भी था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ना, ये सभी शहर क्या थे 16वीं और 17वीं शताब्दी से पूर्व औपनिवेशिक काल में मुगलों द्वारा बसाए गए सभी शहर हैं। कौन कौन से? आगरा, दिल्ली और लाहौर। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी तक ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात जो कह रहे हैं कि 18वीं शताब्दी तक ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात मुगल राजधानियों के राजनीतिक प्रभुत्व का स्थान कौन सी क्षेत्रीय राजधानियों ने ले लिया। तो याद रखिएगा 18वीं शताब्दी तक ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के पश्चात मुगल राजधानियों के राजनीतिक प्रभुत्व का स्थान जिन क्षेत्रीय राजधानियों ने ले लिया था उनमें से पहला है हैदराबाद, दूसरा है पूना और तीसरा है बड़ौदा। ये तीनों ने ही क्या किया, इन तीनों ही क्षेत्रीय राजधानियों ने याद रखिएगा राजनीतिक प्रभुत्व का स्थान ले लिया था। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, अगेन यहाँ डी हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना का प्रथम प्रयास किस वर्ष किया गया था। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय स्तर पर जनगणना का जो प्रयास जो किया गया था, जो सर्वप्रथम वो किया गया था 1872 को, और 1872 दिखिया है 1872 की बात दिखिया है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में 1853 ईस्वी को रेलवे की शुरुआत हुई थी। तो याद रखिएगा 1853 ईस्वी में रेलवे की शुरुआत जिसके शासनकाल में हुई थी वह था लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने लॉटरी कमेटी द्वारा नगर नियोजन का कार्य किया। तो याद रखिएगा जिस गवर्नर जनरल ने लॉटरी कमेटी द्वारा नगर नियोजन का कार्य किया था वह था लॉर्ड वेलेजली, और लॉर्ड वेलेजली की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी युद्ध के बाद कोलकाता शहर किस स्थान को मिलाकर बनाया गया। तो याद रखिएगा प्लासी युद्ध के बाद कोलकाता जिस शहर के स्थान को मिलाकर बनाया गया था वह थे, पहला से इनमें था आपका सुतनाती, दूसरा था कोलकाता और तीसरा था गोविंदपुरा। इन तीनों को मिलाकर प्लासी युद्ध के बाद कोलकाता शहर को याद रखिएगा को मिलाकर इसको बनाया गया था, इन सभी को मिलाकर। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी युद्ध के बाद कोलकाता शहर किस स्थान को मिलाकर बनाया गया था। तो जो कोलकाता शहर जो बनाया गया था प्लासी युद्ध के बाद मिलाकर जिन शहरों के वो तीनों शहर मिलाए गए थे, एक तो था सुतनाती, दूसरा कोलकाता तो था ही, तीसरा गोविंदपुरम, ये तीनों को मिलाकर बनाया गया था। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खुलने के बाद भारत के किस शहर को मजबूती मिली। तो याद रखिएगा 1869 ईस्वी में स्वेज नहर के खुलने के बाद भारत के जिस शहर को बहुत मजबूती मिली थी वह शहर था बंबई, और बंबई लिखिए है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम हिल स्टेशन शिमला की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो याद रखिएगा प्रथम हिल स्टेशन शिमला की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1815 से 1600 ईस्वी में के बीच में, और 1815 से 16 की बात देखिए कहाँ आया है, ये आया है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्रथम हिल स्टेशन शिमला की स्थापना जो हुई थी वो 1815 से 1600 ईस्वी के बीच में हुई थी। ठीक, फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य में स्थित है।
तो याद रखिएगा राइटर्स बिल्डिंग जो स्थित है ये कोलकाता में स्थित है, और कोलकाता की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारा यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि राइटर्स बिल्डिंग कोलकाता राज्य में स्थित है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई का टाउन हॉल किस शैली का उदाहरण है। तो याद रखिए कि बम्बई का जो टाउन हॉल है यह नवशास्त्रीय शैली का उदाहरण है, और नवशास्त्रीय शैली की बात देखिए है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बम्बई का टाउन हॉल नवशास्त्रीय शैली का उदाहरण है। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन कहाँ पर चली थी, या रेलवे कहाँ चलाई गई। तो याद रखिएगा भारत में पहली बार जो रेलवे जो लाइन जो चली थी, या जो रेलवे जो चली थी वो चली थी आपका बम्बई से ठाणे के लिए, और बम्बई से ठाणे की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइटर्स बिल्डिंग से आपका क्या तात्पर्य है। इसका मतलब राइटर्स बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिए जो राइटर्स बिल्डिंग का जो मतलब है, ये पहला अर्थ ये है कि यह एक कार्यालय है जिसमें शिक्षक वर्ग कार्य करता था, मतलब यह एक कार्यालय था जिसमें शिक्षक वर्ग कार्य करता था। दूसरा क्या है, यह एक ऐसा कार्यालय था जिसमें क्लर्क वर्ग कार्य करता था, ये भी बिल्कुल सही है। और फिर कह रहा है कि एक ऐसा कार्यालय था जिसमें लेखक वर्ग कार्य करता था, तो ये भी सही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, उपयुक्त सभी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पे याद रखना है कि राइटर्स बिल्डिंग से क्या तात्पर्य है, एक ऐसा कार्यालय जिसमें शिक्षक वर्ग भी कार्य करता था, क्लर्क वर्ग भी काम करता था, और लेखक वर्ग भी कार्य करता था, उसी को हम क्या जानते हैं, राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जानते थे। ठीक, फिर आ जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ करेक्शन करना है। राइटर्स बिल्डिंग में तीनों ये काम नहीं करते, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, थोड़ा डाउट हो गया था। देखिए राइटर्स बिल्डिंग में याद रखिएगा एक ऐसा कार्यालय था जिसमें क्लर्क लोग कार्य करते थे, उसको राइटर्स बिल्डिंग कहते हैं। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेंगे, याद रखेंगे कि राइटर्स बिल्डिंग एक ऐसा कार्यालय था जिसमें क्लर्क वर्ग कार्य करता था, उसे हम बोलते थे। ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे हम, है ना। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औपनिवेशिक शहरों में द्विभाषी कौन थे। तो याद रखेगा औपनिवेशिक शहरों में द्विभाषी मतलब दो भाषा बोलने वाले जो राज्य जो थे वो कौन थे, वो थे कि जो भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भी बोल सकते थे, जो भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भी बोल सकते थे, वो औपनिवेशिक शहरों में द्विभाषी माने गए थे। ठीक, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो यहाँ बी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि वाइट टाउन इनमें भारतीय व्यापारी, कारीगर और कामगार कार्य करते थे। ठीक, ये तो बिल्कुल भी गलत है कि वाइट टाउन में भारतीय व्यापारी या कारीगर काम नहीं करते थे। फिर आ गया कि ब्लैक टाउन क्या था, इनमें अंग्रेज रहते थे, तो ये भी क्या है, गलत है। फिर कह रहे कि राइटर्स बिल्डिंग जहाँ क्लर्क वर्ग कार्य करता था, तो अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि राइटर्स बिल्डिंग में कौन काम करते थे, क्लर्क वर्ग ही काम करता था। जहाँ क्लर्क वर्ग काम करता था उसी को हम क्या जानते हैं, राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा हमारा ऑप्शन क्या है, सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राइटर्स बिल्डिंग क्या है, जहाँ क्लर्क वर्ग कार्य करता था, तो यही सुमेलित है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और सिविल लाइन क्या है, जहाँ सैन्य अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। केवल एक ही है कि राइटर्स बिल्डिंग कौन कैसी बिल्डिंग मानी गई थी, जहाँ क्लर्क वर्ग कार्य करता था, इसलिए सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट आबू की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा माउंट आबू की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1818 ईस्वी में, और 1818 की बात आई ऑप्शन नंबर डी में, तुम्हारे यहाँ पे डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि माउंट आबू की स्थापना 1818 ईस्वी में की गई थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रमिक वर्ग का बड़े शहरों की तरफ आने का प्रमुख कारण थे। जो श्रमिक वर्ग था, श्रमिक मतलब जो मेहनत मजदूरी करने वाले जो लोग थे, वो बड़े शहरों की तरफ उनके आने का जो प्रमुख कारण था वो क्या था। तो पहला कारण तो ये था कि शहर में रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध थे, इस लोग आया करते थे, जैसा कि आज भी ऐसा चल रहा है। और दूसरा क्या था, शहरों का जीवन शैली बेहतर थी, तो गाँव का अपेक्षा शहरों की जीवन शैली अच्छी थी, इसलिए श्रमिक लोग बड़े शहरों की तरफ आया करते थे, आज भी ऐसा हो रहा है। और फिर तीसरा क्या है कि वहाँ साफ सफाई व परिवहन के साधन भी अच्छे थे। तो देखा जाए आज भी शहरों की तुलना अगर हम गाँव से करें तो शहर आपको मच बेटर मिलेगा, उसमें साफ सफाई भी मिलेगी, परिवहन आने जाने के साधन भी उपलब्ध होते हैं। तो ये आज भी सारी चीज़ें क्या हैं, सारी चीज़ें लागू होती हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए उस समय भी श्रमिकों के बड़े वर्ग जो थे वो शहरों की तरफ क्यों पलायन कर रहे थे, उसका प्रमुख कारण
कारण क्या था? पहला ये था कि शहर में रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त थे, और दूसरे क्या थे? शहरों की जीवन शैली भी बेहतर थी, और तीसरा वहाँ साफ सफाई के व परिवहन के साधन भी अच्छे थे। ये तीनों ही कारण थे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1850 के दशक में भारतीय उद्यमियों ने किस तरह के उद्योगों को प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा 1850 के दशक में भारतीय उद्यमियों ने जिस उद्योगों का प्रारंभ किया था, जिस प्रकार के, वो है सूती मील। और सूती मील की बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1850 के दशक में भारतीय उद्यमियों ने सूती मील की उद्योग को प्रारंभ किया था। सूती मील की बात ऑप्शन नंबर बी में है, बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1850 में भारत में औद्योगिक विकास के समय निम्न में से कौन सा शहर चमड़ा व स्टील उत्पादन करता था? तो याद रखिएगा वर्ष 1850 में भारत में औद्योगिक विकास के समय वह शहर जो चमड़ा व स्टील उत्पादन करता था वह था अहमदाबाद। और अहमदाबाद देखिए आया है, ऑप्शन नंबर हमारा आया है सी में, तो यहाँ पे हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंबई में पहली स्पिनिंग और विंगिंग मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा बंबई में पहली स्पिनिंग और वीविंग मिल की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1857 ईस्वी में। और 1857 की बात देखिए ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बंबई में पहली स्पिनिंग व वीविंग मिल की जो स्थापना हुई थी वो 1857 ईस्वी में हुई थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी में निम्न में से किन राज्यों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई? तो याद रखिएगा 1857 ईस्वी में जिन स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी वह मुंबई भी था, आपका बंबई भी हो गया, मद्रास भी होगा, कोलकाता भी होगा। इन तीनों में ही क्या की गई थी? विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, ये सभी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रहे 1857 ईस्वी में बंबई, मद्रास, कलकत्ता इन स्थानों पर विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशकीय जनगणना व्यवस्था किसके शासन में लागू की गई? तो याद रखिएगा दशकी मतलब 10 साल पे जो जनगणना जो हुआ करती थी वो दशकी या 10 साल में होने वाली जो जनगणना व्यवस्था का जो प्रारंभ हुआ था या किसके शासन में लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। और लॉर्ड देखिए रिपन की बात आई है ऑप्शन नंबर बी में, तुम्हारे यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दशकी या फिर 10 साल में होने वाली जनगणना व्यवस्था जो प्रारंभ हुई थी या लागू की गई थी वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लागू की गई थी। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया गया था? तो याद रखिएगा कलकत्ता को दिल्ली जो राजधानी में कन्वर्ट कर दिया गया था, मतलब जिस वर्ष कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी के रूप में बना दिया गया था वह वर्ष था आपका वर्ष 1911। और वर्ष 1911 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तुम्हारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि 1911 में कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बना दिया गया था। फिर आ जाएंगे आज के अपने लास्ट क्वेश्चन में। हमारा अगला लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों की जो जीत हुई थी वह हुई थी 1757 ईस्वी को। और 1757 की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों को जो जीत मिली थी वो 1757 ईस्वी को मिली थी। ठीक, इसलिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो चलिए आज के लिए क्या करते हैं, इतना रखते हैं। और हाँ, अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है, अगर क्वेश्चन भी समझ में आ रहे हैं आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।